Okay, I have started my recording. Yes, sir, great. So when talking about the same, the best thing is that me and Viral sir, we both were a classmate when we were doing CA. Yes. And उसके साथ में हम लोग लगी चलो इसको और भी अच्छा काम करें एंड लोगों को इसकी नॉलेज अच्छे से मिल सके. तो ही इज हियर टू शेयर नॉलेज ऑन डायरेक्ट टैक्स. मुझे पूरा फेथ है उनके नॉलेज में, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है. तो कितना फायदा आप लोग ले सको उसके ऊपर है. जो मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया है कि जो विरल सर है वो हिंदी एंड इंग्लिश का ही वर्ड का यूज करेंगे. जैसे क्लासेस में हमेशा बोलता हूँ, ये रिकॉर्डिंग सेशन है तो आप लोग बाद में भी देख सकते हो. विद इन 2 days उसको हम रिकॉर्डिंग कर देंगे, बिकॉज सभी आपको पता है कि ऑडिट का सीजन चल रहा है तो हम लोग थोड़े बिजी चल रहे हैं. बट आई विल डू द नीडफुल. विद इन 2 days मैं अपने स्टाफ को बोल दूंगा. उसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट, एनी फीडबैक, एनी कॉमेंट, ग्रुप तो बना ही दिया है हमने. यू ऑल्सो डाउनलोड UCII पिलर की ऐप, जो आप डाउनलोड कर लेना. आपको ऐप में सब वीडियोस मिलेंगे. जैसा कोई MS ऑफिस में जो उसने ज्वाइन किया था उसको पता होगा. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग आई वुड से. एंड इसके अलावा एक और बात बस मैं आप लोग से शेयर करूंगा कि किसी को कुछ भी फीडबैक हो या कोई भी पॉइंट हो, माय फोन इज अवेलेबल 24/7 फॉर दैट थिंग. मैं या जो उपासना मैडम वो आपको तुरंत रिप्लाई करेगी. तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम. फैकल्टी खराब है तो भी बोल सकते हो, फैकल्टी अच्छी है तो भी बोल सकते हो. आपको और कोई भी इश्यू है, वी आर अवेलेबल फॉर यू. जैसे कृणाल है, ऐसा मैडम है, मुस्कान मैडम है, तो ये सब जो है इन सबको एक्सपीरियंस हो चुका है अपनी क्वालिटी का. मयंक जी पहली बार आ रहे हैं. तो चीज हुई है कि आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गिविंग ऑन दैट पार्ट. ठीक है. तो कहीं पे कुछ भी क्वेरी हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट थिंग. योर सेटिस्फेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर आवर सक्सेस. आज आप लोग सेटिस्फाइड हो गए तो काम होगा. डन. विरल सर, द फ्लोर इज योर्स. Yes, sir. Thank you. आई विल बी देयर, पर मेरा वीडियो बंद रहेगा सर. ठीक है, आई विल बी देयर, डोंट वरी. Okay. Can I share my screen, sir? Yes sir, you do whatever you want. Now you have to just discuss with the students, not me. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all for your kind support. Hello, friends. Today, as you all know, that we are going to discuss all about the income tax. So let us start with the introduction of the income tax. Okay, one another person is joining. Runal, let us start. So first we will discuss what is tax. So गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जैसे कि रोड बनाने के, हॉस्पिटल, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी करने की है. उन सब के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा होना जरूरी है. तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है टैक्स की वजह से. सो टैक्स कौन कौन से टाइप से है? 2 टाइप के. एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. सो कोई भी अगर पर्सन बिजनेस करते हैं या भी कोई भी पर्सन जो कि इनकम अर्न करते हैं बाय द वे ऑफ सैलरी या वॉट एवर एट एक्स्ट्रा, they have to pay the tax to the government. So as and when they pay the tax to the government, government will utilize such tax for the purpose of development, such as for the example for the purpose of health related activity, for example education related activity, agriculture, business, etc. So this will create the development of the nation, and further such development will be support for the purpose of a business as well as the people. So overall, tax is ultimately helpful for the purpose of development of the nation. So I hope you will understand why the government is collecting the tax, because tax is the major source of the revenue for the purpose of government. Next one is the what is the definition of the tax. So tax is nothing but a compulsory contribution. So it is not a voluntary contribution. So this is not a donation. अगर आप कई स्कूल में जाते हो एडमिशन कराने के लिए तो वहां के ट्रस्टी बोलते हैं आपको डोनेशन देना पड़ेगा, जो कि गलत है. सो डोनेशन विल बी द वॉल्यूंटरी.
however the tax will be the compulsory, it is levied under the law. सो पार्लियामेंट ने जो भी लॉ एनेक्ट किया है, इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ एट एक्स्ट्रा, उनके अंडर हमें टैक्स भरना पड़ता है. सो टैक्स इज द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड कंपल्सरी. एनीबडी हैज डाउट? So tax is the compulsory contribution to the government's revenue. It is levied by government on workers' income. So worker क्या अर्न करते हैं? सैलरी. सो सैलरी पे भी इनकम टैक्स लगेगा. अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट या फिर लॉस. अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि इनकम टैक्स कहलाता है. एंड फर्दर टैक्स इज ऑल्सो लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आप कहीं से भी कोई गुड्स परचेज करते हो या फिर किसी से सर्विस लेते हो, तो वह सप्लायर जहां से आप गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज करते हो, वो आपको बिल इश्यू करेगा. उस बिल में आप अभी देखोगे तो जीएसटी लगा के बिल इश्यू करेगा. सो वह जीएसटी इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ अ टैक्स विच इज फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. So I hope you will understand the definition of a tax. Anybody has any doubt up till now? Esa, have you understand definition of a tax? Yes, sir. Runal, Mayank, Muskan, please answer if you Yes, have sir. any doubt. Clear. No, Yes, sir, no doubt. Okay, so you must understand that it is a compulsory contribution. It is not voluntary contribution. Understand? Next, type of taxes. So मैंने पहले भी बोला था, there are two type of taxes. One is the direct tax and another one is the indirect tax. So under the direct tax there is a two party. Same for example, I am earning the income from my company A Limited as a salary of rupees 10 lakh. So I am earning salary from A Limited. So on this 10 lakh, I have to pay the tax to the government. So here I am paying tax directly to the government. So here there is only the two party. So I am directly paying a tax to the government. So it will be called as a direct tax. So direct tax में क्या आएगा? People and the businesses. People में जो भी बंदा सैलरी की इनकम अर्न करता है या फिर इंटरेस्ट की इनकम अर्न करता है. सेम फॉर एग्जांपल, कोई सीनियर सिटीजन है या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उनके लिए क्या इनकम होगी? सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम होगी या फिर पेंशन की इनकम होगी. सो वह बंदा अगर उनकी इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो वह डायरेक्टली गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करेंगे. सो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में जो भी पर्सन अपनी इनकम अर्न करते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं उस पे टैक्स. सो इन डायरेक्ट टैक्स देयर इज ओनली टू पार्टी. नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज इनडायरेक्ट टैक्स. सो देयर इज अ थ्री पार्टी. नाउ पीपल मे हैव अ कंफ्यूजन हाउ देयर विल बी अ थ्री पार्टी for the purpose of taxation between a business people and a government. So here you will understand. So I will share you some example for a GST. Same for example, I am having a electronic showroom. A customer come to my showroom for the purpose of purchase of a laptop. So I am selling him a laptop for rupees 50,000. So on this 50,000, I will charge GST, say for example 10,000. So his total bill will come to 60,000. So I will collect rupees 60,000 from the customer. However, what is the value for my laptop? Only 50,000. This 10,000 is relating to the GST portion. So it is an indirect tax. So I am collecting from my customer the tax. And now whatever the tax I have collected from this customer, I will pay to the government. So
In an indirect tax, I am collecting from somebody else and paying to the government. So there will be a three party in the indirect tax. So which are the three party? Businesses or a people. So same, for example, I have share with you example. For example, I am having a electronic showroom. So I am having my own business. Customer is coming to my showroom. So business man will collect the tax from the customer and paying to the government. So these are the two difference between the direct tax and an indirect tax. Now we will understand with the help of an example of the direct tax as well as the indirect tax. So the type of taxes in India. Direct tax. How much direct tax? Three direct tax are there in the India. Income tax act, the most popular. Second one is the wealth tax, not relevant now onwards. Okay? And third one is the local taxes. Local taxes means you are paying a municipal tax, a tax. It will be called as a local tax. So direct tax में तीन taxes आते हैं, income tax, wealth tax and a local tax. Indirect tax, indirect taxes में क्या आता है? Goods and a service tax. उसे क्या बोलते हैं? GST. नेक्स्ट वन इज दी कस्टम. कस्टम का टैक्स कहीं पे लगता है? जहां पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है वहां पे कस्टम टैक्स लगता है. नेक्स्ट वन इज दी सर्विस टैक्स एंड वेट. सो सर्विस टैक्स एंड वेट इज नॉट रिलेवेंट मच एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑल आर सबस्यूम इन दी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. फर्दर वन मोर टैक्स इज एक्साइज. सो पहले क्या था? एक्साइज ड्यूटी लगती थी अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा तो आपको एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ती थी. अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते थे तो आपको सीएसटी भरना पड़ता था. अगर आप एक ही स्टेट में सप्लाई करते तो आपको वेट भरना पड़ता था. लेकिन ये सारे टैक्स अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सबस्यूम हो गए थे. सो दिस आर द टू टाइप ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, direct tax as well as the indirect tax. So I hope it is clear for all. Please answer if I Yes, am sir, going clear. fast. Yes, sir, Yes, clear. sir. I am going Yes, fast. sir. Clear. Yes, sir. Clear. Okay. Anybody has any doubt? No, sir. No, sir. No, Hello sir. everyone. Brother, it is really going good. I request all to kindly on your video so that session will be much more interactive. सर બધા સવાલ પણ પૂછો તો લોકોને ખ્યાલ આવશે કેટલું આવડે છે નથી આવડતું. Okay, sir. Okay. समझे सर? इनको कितना नॉलेज है वो सब इनसे पूछोगे ना सबसे Okay. तो क्या थोड़ा माइंड में क्या ऑयलिंग होगा सबका. Okay. आता सबको सब कुछ है, Yes. ऐसा नहीं आता. अपने तो उनको सिर्फ ना एक बार याद दिला रहे हैं. तो एक बार अपने ऐसा ही करो कि इनसे लोगों से सवाल पूछो. तो क्या ऑनलाइन का क्लास है सर, ऐसा नहीं लोग सो जाए. हाँ. वो भी अपने बोलेंगे सर सो गए, ऐसे गए हम लोग. सब लोग वीडियो ऑन करके सो जाएंगे वरना. हाँ इसलिए कह रहा हूँ. देखो अभी ये ऐसा मैडम तो ऐसे वो उबासी भी ले रही है. सर नहीं लिया. कृणाल, मुस्कान वॉइस नहीं आ रही. यस सर क्लियर. नो सर. ओके सर मैं नहीं सोता ऑनलाइन लेक्चर प्रज्ञेश भाई में भी आ गए, कभी. अच्छी बात है. प्रज्ञेश भाई वेलकम. हाउ आर यू सर? अनम्यूट करो सर. म्यूट छो म्यूट. Good evening, sir. सर हाउ आर यू? बस sir fine. How are you, sir? यस सर आई एम फाइन. ग्रेट. Sorry sir, थोड़ा लेट हो गया आज. नहीं सर इट्स ओके. Closing. सर आप पहुंच गए वो अच्छी बात है ना. मुस्कान जी हाउ आर यू? Fine, sir. I request you all to kindly on your video and विरल सर एटलीस्ट आपके 2 सवाल होने चाहिए हर एक को समझने में. तो वहां पर इसको आता नहीं आता किसी को भी, कोई समझा नहीं समझा. एंड इफ पॉसिबल विरल सर अगर आप ये जो आपने जितना पढ़ाया ना एक 2-3 मिनट अगर उसको रिवाइज कर दोगे, जैसे भी नए आए हैं, प्रेग्नेंस भी नया आया है अभी तुरंत ही, तो क्या एटलीस्ट अच्छा रहेगा. Okay, नो प्रॉब्लम. तो क्या सबके सब बच्चे आपके साथ हो जाएंगे. Won't take much more time, only 2 minutes sir बस. Revising fast. Okay. Yeah, great sir. Thank you. Thank you. So friends, we have started, but we are revising because 1 or 2% is joining just now. So we have started with the introduction of the income tax.
तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास पैसा टैक्स के रूप में आता है। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा गवर्नमेंट हमारे पास से टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है, और उसका उपयोग गवर्नमेंट कहाँ करती है? रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट करने में एट एक्स्ट्रा। वही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमें बिजनेस करने में हेल्पफुल होती है। सो टैक्स is much more requirement for the purpose of development of the nation. So as and when the tax collection will increases, the development of a nation will also much more grow very fast. So now we will discuss the definition of a tax. So tax is the compulsory contribution. So tax क्या है? Compulsory contribution, ये voluntary contribution नहीं है, और it is levied by the government. So tax कौन लेवी करता है? गवर्नमेंट। हमारे देश में इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट इज लेविड बाय गवर्नमेंट। फर्दर कौन सी इनकम पे? वर्कर की इनकम पे। वर्कर क्या अर्न करते हैं? सैलरी और वेजेस। फर्दर ऑन द इनकम ऑफ अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या अर्न करते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। फर्दर अगर आप गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करते हैं तो उस पे जीएसटी का कलेक्शन होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टैक्स। सो आई होप everybody is clear. Anybody has any doubt for the purpose of definition of a tax? Please No, sir. No, sir. Clear. Clear, sir. Next one is the type of a taxes in India. So there are two type of a taxes, direct tax and an indirect tax. So two type of a taxes in the India. In the direct tax there is a two party. One is the businessman or a people earning the income, and next one is the government. So here the businessman will directly pay to the government. So here the tax is paid by the people who earn income directly to the government. So only the two party in the direct tax. However, in the indirect tax there is a three party: businessman, consumer and the government. Same for example, अगर मैं मेरे पास कोई होलसेल मार्केट की एजेंसी है, सेम फॉर एग्जांपल मेरे पास दवाई की एजेंसी है, मैं किसी केडिला कंपनी से दवाइयां परचेज करता हूँ और रिटेल कस्टमर को बेच देता हूँ, तो जो भी कस्टमर मेरे पास दवाइयां लेने आएंगे मैं उसको जीएसटी चार्ज करूंगा। सो कस्टमर्स के पास से मैंने जीएसटी का कलेक्शन किया और वह कलेक्शन में डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करूंगा। सो हियर देयर इज अ थ्री पार्टी: कस्टमर, बिजनेसमैन एंड द गवर्नमेंट. So in direct tax there is a two party, and in indirect tax there is a three party. So I hope everybody is clear. Now type of a taxes in India. So there is a two type of a taxes: direct tax and an indirect tax. Under direct tax, income tax, wealth tax and a local tax. Wealth tax is not much more relevant now because it is not exist at all now. Income tax and a local authority taxes are relevant. Local authority taxes means municipal tax et extra. Income tax means a person who is earning the income will pay the tax on such income. So it is a direct tax. So direct tax में कितनी पार्टी आती है? Two party. So the person who is earning the income will pay to the government. And indirect tax. So indirect tax में जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के पहले कौन कौन से टैक्स थे? एक्साइज, सेल टैक्स जो कि कहते हैं कि वेट, सर्विस टैक्स, कस्टम एट एक्स्ट्रा. जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद मेजॉरिटी ऑफ टैक्सेस आर सब्स्यूम्ड इन द जीएसटी. सो नाउ ओनली जीएसटी एंड कस्टम इज एग्जिस्ट. हाउएवर on certain product excise duty as well as the VAT is going on. Same for example petrol et extra. On petrol till now VAT collection is going on. So up till now we have discussed. Anybody has any doubt? We are going to the next slide. Please answer. No, sir. Okay. Next one is the difference between the direct tax and an indirect tax. So I ask people, we have understand the definition of a tax as well as the direct tax and the indirect tax. So can you give me any difference between direct tax and an indirect tax? Anybody, please. Example is there, direct tax is there a salary, so deducted to TDS.
Okay. And indirect tax, goods and service, just like a GST, service tax, etc. Okay. Any another difference? Direct tax includes two parties, and indirect tax has three parties, and which is like if we pay in a bill the tax which is paid in the form of CGST and SGST, it is the indirect tax which is paid to the government. Okay. Another person? Sir, I would like to say something. Yes. Yes, Kunal. Direct tax is related to a person, as per I understand, and indirect tax is related to business. I think indirect tax have a very large context, sir. Yes, you are right to some extent. Direct tax is relevant for the purpose of rich people. As and when you are earn something much more than another person, then your tax collection will increases. Your tax payment is increases. Sorry. And GST is at all same for all over the India. If you are purchasing something like a mobile phone and GST rate is same, for example 12% to 18% on such mobile phone, then whether a person without earning any income with paying is purchasing mobile, he also have to pay 12% GST, and the person same, for example Mukesh Ambani is purchasing the mobile, he is also have to pay the same percent of GST. Understand? Yes, sir. Sir, we can say that also that government authority जो tax authority होती है वो directly tax लगाती है वो people पे जो होते हैं direct tax, और जो indirect tax होते हैं जो हम levied और जो impose करते हैं tax को shift कर सकते हैं last Yes, उस you are पे. right, Muskan. Indirect tax is ultimately borne by the person who is consuming the goods and services. Services. Yes. Yes, sir. So now we will understand the difference between the direct tax and the indirect tax. So first difference is it is levied on the income of the person from various activity. So as said by the Muskan, that it is levied on the income. Same, for example, I am earning the salary income from the Reliance Industry Limited 12 lakh rupees. So on this 12 lakh salary income, I have to pay the tax. So it is levied on the income of my salary. So it is the direct tax. Next one is the indirect tax. So indirect tax is levied on the product and services, irrespective of my earning. Even if my earning is 12 lakh, I have to pay the same tax for the product and services which is purchasing by some poor people, even though he have no much more relevant income, same for example 2 lakh or a 3 lakh. So indirect tax is the same for all the person. It will not classify rich and poor. Direct tax will classify the rich and poor. So rich person will pay more tax. Rich person will pay more income tax, and the medium person will pay less income tax. Understand? Next one is the direct tax is directly bear by the person who is paying the tax. So it is directly paid by the tax bearer. So if I am earning some profit from my business, yes, anybody has any doubt? No, Okay. sir. Direct tax is directly paid by the tax bearer. So जो बंदा टैक्स बेयर कर रहा है उसको ही टैक्स भरना पड़ेगा, वो किसी और पे वह टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकता है. हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स है, वो बंदा जो टैक्स पे करता है वो किसी और पे शिफ्ट कर देता है. सेम फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग माय फर्म ए एन एसोसिएट. I am purchasing the goods from the A Limited. So A Limited is charging GST on me. Now, whenever I am selling such goods to the ultimate consumer, so I am also charging the GST from such consumer. So I am shifting the tax burden
from me to my consumer. So it is the tax which is shifted from one person to another person till the time it is ultimately consumed. So जब तक वह प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अल्टीमेटली रिटेल लेवल तक कंज्यूम नहीं होती है तब तक इनडायरेक्ट टैक्स एक बंदे से दूसरे बंदे पे शिफ्ट होता रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द थर्ड. It is paid after income is accrued or received by the tax bearer. So what is the meaning of accrued? Anybody can answer? What is the meaning of accrued? Yes sir, income earned but not received. Yes. Example? सर एग्जाम्पल जैसे ट्यूशन, जब हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो इनकम हमको अक्रूड मतलब अर्नड होता है बट वो लास्ट मंथ में वो मिलता है, तो इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ट्यूशन के एग्जाम्पल दे सकते हैं. Okay, very good. Another example, anybody else? Mayank, Pragnesh, anybody? Esa? Sir, salary. Okay. How? सर हम लोग पूरे महीने काम करते हैं बट वही जो मुस्कान जी ने जो एग्जांपल दिया ट्यूशन का, वही नेक्स्ट में सैलरी मिलती है, राइट? हाँ सर, वो एंड में मिलती है या फिर नेक्स्ट मंथ में मिलती है, या फिर कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी होते हैं जिसमें 3-3 महीने तक सैलरी को अटका के फिर बाद में एक साथ दिया जाता है. अच्छा, तो आप वही ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है क्या? 3 महीने के बाद सैलरी? सर नहीं, मैंने बस एक एग्जांपल दिया कि ऐसा होता है कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें 2-2, 3-3 महीने भी वर्कर्स काम करते हैं बट उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती. अच्छा, तो अक्रूवल को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने काम कर दिया है, हमने अपनी इनकम बुक कर दी है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में वो इनकम आई नहीं है, आने वाली है इनकम. सेम फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं. हमने एफडी बुक कर दी है बैंक में, ठीक है, और हमारा मार्च मंथ आ गया, हमारा ईयर एंडिंग, लेकिन हमारी एफडी रिन्यू होती है ऑन अ कम्युलेटिव बेसिस. यस कुणाल, हैव यू एनी क्वेश्चन? Sir, same example goes with KBC winnings. मीन्स हाँ. अगर हम कोई केबीसी में कब कोई जैसे कि 50 लाख रुपीस जीतता है तो उस पे भी शायद इनकम टैक्स लेवाइड होगा ना? इनकम टैक्स कलेक्शन होगा, यस, 30% ऑन इट. ओके, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? ओके, यानी सर, यानी मैंने आपने बोला ना कि कौन सी इनकम पे ये इनकम टैक्स लेवाइड होता है, तो मैं यही बोलना चाहता था कि किसी इनाम में जीती गई रकम पे भी इनकम टैक्स होता है. तो अप्रूवल का मतलब होता है हमने काम कर दिया है, हमारी इनकम बुक कर दी है, लेकिन हमारी इनकम वो बैंक अकाउंट में नहीं आई है. तो मैं बात कर रहा था बैंक एफडी की. अगर मैंने जून 2020 में मेरी एफडी बुक की है ऑन cumulative interest basis, so मेरी एफडी रिन्यू होगी जून 21 में, ठीक है. so when I am filing my income tax return as on March 2021, I haven't earned any interest on my FD because it is on a cumulative basis. It is earned or received in the month of June 2020, but it is accrued in the month of March itself, so it can be considered as a accrued income. Understand? बैंक इंटरेस्ट हो सकता है? Yes, bank interest. Yes. Yes, it may be. यानी कि बैंक इंटरेस्ट, हाँ, वो कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बस उनका अक्रूड होना मतलब इनकम जो अर्न हो मगर वो रिसीव नहीं हो रहा है, ये फॉर्म होना चाहिए. Yes. Same for example, if you are having something agency, same for example, I am having the agency for a V belt, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में यूज होते हैं. सो वी बेल्ट की कंपनी, सेम फॉर एग्जांपल फैनर इंडिया लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग द वी बेल्ट. सो दिस फैनर इंडिया लिमिटेड हैव गिवन मी द टारगेट. इफ आई एम सेलिंग दिस मच अमाउंट ऑफ द वी बेल्ट, he will give me some commission. So I have completed such target, so my commission is already earned and accrued, but this company is giving as and when year is ended.
So even though my commission is earned, but company is not giving me in my bank account, so it is considered as my commission accrued income. Understand? Yes, sir. Next one is the receive. So everybody can understand what is the meaning of a receipt. It is the actual receipt. Okay. Next one is the indirect tax. It is paid before goods and services reach to the tax bearer. So जैसे ही आप goods और services purchase करते हैं, तभी के तभी आपको वह टैक्स पे करना होता है बिजनेसमैन को या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को. सो यह टैक्स आपको एडवांस में पे कर देना पड़ता है. हालांकि डायरेक्ट टैक्स आपको इनकम अक्रू या रिसीव होती है उसके बाद ही आपको पे करना होता है. नेक्स्ट वन इज दी, अब कोई मुझे बताएगा कि डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स चोरी किसमें ज्यादा होगी या कम होगी? सर इनडायरेक्ट में. सर कम होगी कि ज्यादा होगी? सर इनडायरेक्ट में ज्यादा चोरी होती है सर. कैसे? इनडायरेक्ट में. सर प्रोडक्ट्स का हेरा फेरी होता है सर वहाँ पे. ओके, कैन यू गिव एग्जांपल? प्रोडक्ट जैसे बुक्स में हम कुछ और दिखाते हैं, फिजिकल में कुछ और होता है सर, उसमें हेरा फेरी हो सकता है. अच्छा, और 10 लाख डायरेक्ट टैक्स में नहीं होता? मतलब अगर हम इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में 10 लाख का माल अगर हम 15 लाख स्टॉक करें, 10 ही दिखाए तो 5 लाख का सेव हो जाएगा. ओके, मतलब हम अंडर वैल्यू करके इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों बचा लेते हैं, राइट? वही सर, टैक्स बचाने का हो गया सर, वही 2 नंबर ही हो गया. अच्छा, ठीक है. ओके, द प्रिवेंशन ऑफ अ टैक्स इवेजन इज पॉसिबल टू द लिमिटेड एक्सटेंट. तो डायरेक्ट टैक्स में प्रिवेंशन ऑफ अ टैक्स इवेजन लिमिटेड एक्सटेंशन हो सकता है. मतलब टैक्स इवेजन का प्रिवेंशन डायरेक्ट टैक्स में सम लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होता है. हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में टैक्स कुछ हद तक इवेजन प्रिवेंट कर सकते हैं हम. कैसे? सेम फॉर एग्जांपल, आई एम रेजिंग अ बिल to my another consumer, he is also raising bill to the third party. So whenever I am filing my GSTR1, जो कि GST के रिटर्न है, उसमें मैं अपने कंज्यूमर की डिटेल डालूंगा. सो पोर्टल पे, GST के पोर्टल पे वो दोनों डिटेल अपने आप मैच होगी. सो वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी के चांसेस कम है. हालांकि हमारे देश में काफी सारे होशियार लोग हैं जो अपने आप ही प्लानिंग कर देते हैं, विदाउट बिल एक दूसरे को माल बेच लेते हैं, विदाउट ईवे बिल माल की हेराफेरी करते हैं. या फिर ऐसे भी लोग हैं कि 12% का माल का बिल 5% में बना के बेच देते हैं. ठीक है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए एक अच्छे सिटीजन के तरह. ठीक है. नाउ टैक्स कलेक्शन अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज इजियर. हाउ? एनीबडी कैन आंसर? इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी होता है डायरेक्ट टैक्स की जगह पे. कैसे? सर डायरेक्ट टैक्स में तो मतलब अपना कम इनकम दिखा के ये लोग मतलब एग्जेम्प्टेड से मतलब बाहर आ सकते हैं. मगर इनडायरेक्ट में क्या है कि अगर गुड्स परचेज करेंगे तो टैक्स तो देना ही होगा. अगर गुड्स नहीं परचेज करेंगे तो रह तो सकते नहीं है. तो इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स परचेज करेंगे तो टैक्स देना होगा. मगर डायरेक्ट टैक्स में क्या है, ये पर्सनल इनकम होते हैं तो पर्सनल इनकम छिपाए जा सकते हैं. मगर गुड्स सर्विसेज तो परचेज करना कंपलसरी है. Okay, you are right. Very good. So under the direct tax collection is very difficult. However, under the indirect tax collection is easier. How? Because direct tax is the compliance portion on a yearly basis. You have to pay the advance tax on a quarterly basis. However, the overall compliance for the purpose of filing the income tax return is on a yearly basis. So on that portion, the tax collection will be very difficult because people may hide their income or plan their income in a such a way so that they can hide such income or pass their income to one person to another income to reduce their tax liability. So it is a very much difficult for the purpose of a tax collection. However, under the tax collection, as said by Muskan, so हर एक बंदे को गुड्स या सर्विसेज को तो परचेज करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे ही वह बंदा गुड्स या सर्विस परचेज करेगा उसको वह बिल पे जीएसटी जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स पे करना ही पड़ेगा.
सो वहां पे टैक्स कलेक्शन इजी होता है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन मंथली बेसिस पे होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में एडवांस टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे कलेक्ट होता है, टीडीएस का पोर्शन मंथली बेसिस पे होता है, लेकिन वह लिमिटेड अमाउंट होती है। अगर आपने देखा होगा मीडिया में, तो जीएसटी का कलेक्शन ऑन एन एवरेज कितना आता है, किसी को पता है, हर मंथ? anybody have idea how much collection in India per month for the purpose of GST? No, sir. No idea. It is on and about 90,000 to 1 lakh crore per month GST collection in our India. Understand? 90,000 to 1 lakh crore. Next one is the tax burden increases progressively on the basis of the income of the person. So how? If I am earning 2.5 lakh from the salary, then under the income tax act up to 2.5 lakh there is a no tax. So there will be a no tax under the income tax act up to 2.5 lakh. मगर मेरा ही फ्रेंड है, जैसे कि समीर सर की इनकम होती है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। सो अब मेरे कंपैरिजन में समीर सर ज्यादा अर्न कर रहे हैं, वो ज्यादा बड़े आदमी है, रिच पर्सन है, तो उनके पास टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा आएगी और मेरी टैक्स की लायबिलिटी कम रहेगी। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? टैक्स की लायबिलिटी, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स की लायबिलिटी सेम रहेगी। अगर समीर सर 1 साल में 1 करोड़ भी अर्न कर लेते हैं और मैं 1 साल में सिर्फ 5 लाख अर्न करता हूं, तो भी इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को सेम ही पे करना पड़ेगा। मैं लैपटॉप लेने जाऊंगा तो भी मुझे जीएसटी सेम पे करना होगा, और समीर सर लैपटॉप परचेज करने जाएगी तो भी उनको जीएसटी सेम पे करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? So this is the major difference between direct tax and indirect tax. Anybody has any doubt between these two taxes? सर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक बार फिर से समझा दीजिए ना, मेरा नेट स्लो था उस समय। Okay. First point is direct tax is levied on the income of the person from a various activity. Which activity? Same, for example, I am earning from a salary. I am a salaried person in a Reliance Industry Limited. So I am earning salary, right? So from salary income, I have to pay the tax to the government. So it is levied on my activity, which is my employment. So whatever I am earning from my employment, I have to pay the tax to the government some portion. Same, for example, 5%, 20% or 30%, as the case may be. Next one is the indirect tax. It is levied on the product and services. So it is not depend on my activity. It is not depend on my earning. It is depend on which product I am purchasing or which services I am consuming. So indirect tax is levied on a product or a services. Understand? Next one is the direct tax is directly bear by the person who is earning the income. So if I am earning something, so I have to pay tax. However, indirect tax is bear by the ultimate consumer. जो बंदा ultimate purchase करता है goods और services, जो खुद ही consume कर लेता है अपने घर में, वही बंदा indirect tax को पे करेगा। ठीक है? क्लियर मैम? नेक्स्ट, किसी को और डाउट है? कुणाल, ऐसा? क्लियर सर। प्रज्ञेश? क्लियर सर। सब लोग एक्टिव रहिए, मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सो रहा है कौन जग रहा है। नो सर, जग रहे हैं। ओके ओके सर अभी तो वीडियो भी ऑन है। यस, राइट। सो वी आर डिस्कसिंग द इनकम टैक्स एक्ट। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिक था। सो नाउ वी विल स्टार्टिंग द इनकम टैक्स। सो व्हाट इज द इनकम टैक्स? So income tax is a tax imposed on the individual or an entity called as a person
that differs with the respective income or a profit. Income tax generally computed as the function of a tax rate multiplied by taxable income. It is governed by the Income Tax Act 1961. So किसी को पता चला मैंने ये क्या रीड किया है? मैंने सिर्फ रीड ही कर दिया है, किसी को पता चला? No, sir. Yes, I am explaining. Income tax is a tax imposed on an individual or an entity. हमने पिछले स्लाइड में समझा था. It is levied on the income of the person. So income tax is levied on the income of the individual or an entity, right? Understand? Income tax is levied on the income of the individual or an entity. So it is a direct tax. So इंडिविजुअल और एंटिटी को इनकम टैक्स में क्या बोला जाएगा? पर्सन. सो पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स में दी गई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है? वह इनकम टैक्स हर एक बंदे पे डिफरेंटली ट्रीट होगा. सेम फॉर एग्जांपल, आई एम अर्निंग समथिंग मच मोर देन यू, देन आई हैव टू पे मच मोर टैक्स देन यू. अंडरस्टैंड? सो इट इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड एक्टिविटी टू एक्टिविटी. Understand? Next one is the income tax is calculated on income multiplied by rate. Same for example, I am earning 10 lakh rupees. Understand? So हमारे देश में इनकम टैक्स 2.5 लाख तक नो टैक्स है. ठीक है? 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है. Understand? And whatever I am earning above 5 lakh, I have to pay 20% rate. ठीक है? सो अगर मैं 10 लाख तक इनकम अर्न करता हूं तो 2.5 लाख तक मुझे कोई टैक्स पे नहीं करता है. अगेन नेक्स्ट 2.5 लाख तक मुझे कितने परसेंट पे करने हैं? 5%. ठीक है? तो 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0, फर्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%. ठीक है? 5 लाख गए. अब 5 लाख से अबो जो भी इनकम है 5 लाख से 10 लाख के बीच में, सो कितनी बची? 5 लाख. सो 5 lakh multiplied by 20%. So whatever the total, it will be considered as a income tax. Understand? In India, income tax is governed by the Income Tax Act 1961. So हमारे देश में इनकम टैक्स के लिए कौन सा कानून चलता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कितने सेक्शन है? 298. टोटल 298 सेक्शन है. और कानून कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बता दूं. अगर हमें बताया गया है कि सेक्शन 2, ठीक है, तो इसे माना जाएगा सेक्शन 2. अगर ऐसा दिया गया है सेक्शन 2 और ब्रैकेट में 2 दिया गया है तो इसे क्या बोलेंगे? किसी को पता है? सबसेक्शन. यस, Section राइट. 2 subsection. यस. नेक्स्ट वन, अगर ब्रैकेट में दिया गया है सी तो इसे क्या बोलेंगे? ये नहीं पता है. ओके, सो इसे बोलेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लोज सी. राइट? सब सेक्शन के बाद आता है क्लोज. और अगर इसके बाद भी कुछ है, सी के बाद अगर ए लिखा है तो इसे क्या बोलेंगे? सब क्लोज. पहले आता है सेक्शन, फिर आता है सब सेक्शन के बाद आता है क्लोज. अगर उसके बाद भी कुछ आता है तो उसे बोलते हैं सब क्लोज. राइट? और उसके बाद भी सेक्शन के अंदर प्रोवाइजो दिए गए हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आता है. ठीक है? हर एक सेक्शन के अंदर अगर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा लगे तो एक्सप्लेनेशन भी देती है या फिर प्रोवाइजो भी देती है. ठीक है? अंडरस्टैंड? Yes, sir. Next, now we have discussed the income tax is a tax imposed on an individual or an entity called as a person. So I have already remarked this person. So what do you mean by the person, or what are the type of the person? So now we will discuss the type of the person. So part 1, type of the person. So section 2, subsection 31 of the Income Tax Act 1961. Now whatever we are discussing is the Income Tax Act 1961, right? We are discussing right now Income Tax Act 1961. So income tax की subsection 31 section 2 में
पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। पर्सन इंक्लूड्स, अगर डेफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड है तो उसे क्या माना जाएगा? इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। अगर डेफिनेशन में मीन्स वर्ड है तो उसे क्या माना जाएगा? इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब और कहीं पे भी कुछ भी डेफिनेशन में इंक्लूड हो सकता है। अगर मीन्स वर्ड है दैट मीन्स इट इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, उसमें और कुछ भी इंक्लूड नहीं हो सकता है। तो पर्सन की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव, बिकॉज यहाँ पे लिखा है पर्सन इंक्लूड्स, ठीक है। अगर मीन्स लिखा होता है तो जितने भी पोर्शन दिए गए उसके अलावा कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। सो लॉ रीड करने के कुछ तरीके होते हैं। अगर आप ऐसे ही रीड करोगे तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे और इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल ह्यूमन बीइंग, whether male, female, major, minor, etc. Understand? I hope it is everybody can understand. Person includes individual. Next one is the HUF. Anybody know what is the meaning of HUF? तो सर, Yes, Kunal. हेलो, Yes. तो सर अभी ये इसमें तो चेंजेस हो गए होंगे ना, ये इंडिविजुअल की जो क्या बोलते हैं, Yes. इसमें चेंजेस हो गया होगा ना सर? अभी तो मेल और फीमेल के सिवाय ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड हो गए होंगे। अरे इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल ह्यूमन बीइंग, इसमें सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। और मैंने पहले ही बोल दिया पर्सन इंक्लूड, सो इट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, राइट। पर्सन मीन्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HUF? Sir, Hindu undivided family. It Yes. includes the karta, who is Yes. the main head of the family. Like जो इनकम टैक्स में जो मेन हेड होता है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, वो हमारे HUF में आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले Okay. लॉ में। और who are the member of the HUF? कर्ता और मेन हेड है जो कर्ता हो गया, एंड उसके बाद उसके HUF मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। फैमिली। इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। जो मेन हेड होता है उसे कर्ता बोलते हैं, ठीक है। और जो भी मेंबर होते हैं HUF में उसे बोलते हैं को पार्टनर, ठीक है। और मेंबर कहाँ से आते हैं? सेम फॉर एग्जांपल मिस्टर ए। सो मिस्टर ए का जो भी HUF होगा उसमें कौन कौन आएगा? मिस्टर ए की वाइफ, ठीक है, उसका सन, मिस्टर ए का सन आएगा, उस सन के सन को भी मिस्टर ए के HUF में इंक्लूड माना जाएगा, ठीक है। जो जितने भी उसके लीनियर डिसेंडेंट है वो मिस्टर ए के HUF में आएंगे। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस about HUF. So HUF is the relation created due to operation of a Hindu law. So ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, it is created due to operation of the Hindu law. The manager of the HUF is called कर्ता। जो फैमिली का हेड होता है उसे कर्ता बोला जाता है, ठीक है। और जो भी मेंबर होते हैं HUF को उसे को पार्टनर माना जाता है। सेम फॉर एग्जांपल इफ मिस्टर ए इज हैविंग हिज HUF, सो उसके HUF में क्या क्या आएंगे? उसके ऑल लिनियरली डिसेंडेड पर्सन, सो उसकी वाइफ, अनमैरिड डॉटर। मैरिड डॉटर अगर होती है तो वह HUF में नहीं आएगी। जब तक डॉटर अनमैरिड है तब तक ही उसके HUF का पार्ट रहेगी। जैसे ही उसका मैरिज हो जाता है तो वह HUF का पार्ट नहीं रहेगी, राइट, ठीक है। HUF में किसी को डाउट है? क्लियर सर? सर Okay. Next one is the person includes the company. What is the meaning of the company? Company is the artificial judicial person registered under the Companies Act 1956 or Companies Act 2013.
पहले हमारे देश में कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, उसके बाद 2013 में नया कंपनीज एक्ट आ गया जो कि सॉरी कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। सो जो भी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है उसको आरओसी के कंप्लायंस करने पड़ते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। सो जो भी कंपनी इस एक्ट के तहत रजिस्टर होती है उससे भी इनकम टैक्स में पर्सन माना जाएगा। और एक चीज बताओ, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अल्टीमेटली कंपनी इज क्रिएटेड बाय whom? कंपनी इज क्रिएटेड बाय whom? law. By the individuals. Yes, right. By- Ultimately company is created by individual, so ultimately it is run by the director who is governing the company, but it is different from the director. अगर आप proprietorship business करते हैं, Mr. A is doing proprietorship ABC and company, so ABC and company and Mr. A is one and same because it is a proprietor of a ABC and company. हालांकि A लिमिटेड में Mr. A डायरेक्टर है, so Mr. A and A limited same नहीं है because it is governed by law. So company is a separate legal entity, right? Yes, sir. So a company is a legal entity created under the law, formed by a group of individual or a firm to engage some business operation or a commercial operation, right? Next one is the firm. What is the meaning of firm? Partnership firm. पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? हेलो हाँ सर, अगली स्लाइड में जो कंपनी होती है उसमें लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में क्या डिफरेंस है? अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनरली फैमिली ओन कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब जो जिसमें मेजरली डिफरेंस क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर और 2 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। 2 शेयर होल्डर भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इट इज गवर्न बाय द 7 मेंबर्स, ठीक है। और इट मे नॉट बी द फैमिली ओरिएंटेड कंपनी। सेम फॉर एग्जांपल, मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ और मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूँ और मेरे कंपनी में मैं और मेरे फादर है डायरेक्टर है, सो इट इज माय फैमिली ओरिएंटेड कंपनी, सो इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट वन इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस जियो लिमिटेड, सो उसके शेयर भी मार्केट में लिस्टेड है, अंडरस्टैंड। शेयर मार्केट में उसके शेयर भी लिस्टेड है, रिलायंस के, टाटा के, विप्रो, इन्फोसिस एट एक्स्ट्रा आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट? ओके, अंडरस्टैंड प्रज्ञा? यस सर। उसमें सर जो लॉ लगता है तो दोनों में सेम होता है कि अलग अलग होता है? उसको फैसिलिटीज लॉ की जो मिलती है दोनों को कंपनी से एक्ट ही लगता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंस थोड़े से कम होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंस ज्यादा होते हैं। अगर शेयर्स पब्लिक लिमिटेड के मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसको सेबी की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंस ज्यादा होते हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड के कम होते हैं, राइट? अंडरस्टैंड? Now next one is the what is the meaning of the partnership firm? Anybody can give Sir, example? उससे ज्यादा अगर अधिक लोग कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते या कंपनी को फॉर्म करते हैं तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। Yes. 2 और 2 से ज्यादा जितने भी हो, तो अगर वो लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। Yes, right. Same for example, Mr. A and Mr. B, 2 are friends. They come together to do the business, right? They will do the written agreement. They will do the written agreement to do the business, and they will mention that whatever the profit they are earning from this business, they will share 50-50%. Okay? So this type of relationship is called partnership, right? Understand? ओके। तो पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आती है इनकम टैक्स के? सेक्शन 2 subsection सबसेक्शन 31. 31। ओके, यहाँ पे मेंशन किया ही है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। अभी तक वही डेफिनेशन चल रही है, राइट? पर्सन इंक्लूड्स, सो पर्सन इंक्लूड्स, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? पर्सन इंक्लूड्स HUF, individual,
company, firm. ओके, सो फर्म की डेफिनेशन हमने आगे में ही पढ़ ली एग्जांपल। अब हम इसको रीड करते हैं। फर्म इज एन एंटिटी which come into existence as a result of a partnership agreement. So it is the written agreement or a oral agreement. ठीक है, अगर हम दो बंदे या उससे ज्यादा बंदे इकट्ठे होते हैं बिजनेस करने के लिए और एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसे पार्टनरशिप माना जाएगा। और पार्टनरशिप में क्या होता है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। सो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरी पार्टनरशिप में 10 पार्टनर है और 10 पार्टनरशिप में सिर्फ मिस्टर ए ही बिजनेस कर रहा है, बाकी 9 आर स्लीपिंग पार्टनर। होता है ना कभी कभी कि हमारे क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 में से 90 बच्चे पढ़ रहे हैं और 10 बच्चे सो रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा ही पार्टनरशिप फर्म में होता है कि 10 पार्टनर है, उसमें से एक ही पार्टनर काम कर रहा है, बाकी के 9 पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, सो in a partnership it may be possible that business can be carried on by one or all of the partner. ठीक है, so partnership firm is not a separate legal entity, however the company is a separate legal entity. How? Anybody can give answer? पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों नहीं माना जाता है, कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है? क्योंकि सर उनकी पार्टनरशिप में क्या होता है, जो उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में लायबिलिटीज होते हैं वो अनलिमिटेड होती है और जो कंपनी में होती है वो लिमिटेड होती है, बाय शेयर बाय गारंटी ऐसे करके, तो इसी वजह से सेपरेट एंटिटी मानते हैं। ओके, और पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, पार्टनर के घर तक जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी। ठीक है, कंपनी में ऐसा नहीं होगा। So everybody understand, I hope, definition of a firm, right? Yes sir. Now एक और चीज आती है LLP। LLP क्या होता है पता है? यस सर, Yes. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। Yes. What is difference क्या between होते हैं? firm and LLP? सर इसमें क्या होती है, एलएलपी में जो उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है, मगर पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है कि लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड होती है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है पार्टनरशिप फर्म को, मगर एलएलपी के लिए सेपरेट एक्ट शायद 2008 समथिंग है, वो एक्ट गवर्न करती है। यू आर राइट मुस्कान, LLP के कंप्लायंस भी थोड़े से ज्यादा है, फर्म के कंप्लायंस कम है। ठीक है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स LLP को फर्म ही माना जाएगा। सो जितना टैक्स फर्म पे लगेगा उतना टैक्स ही LLP पे लगेगा। ठीक है, सो इंडिविजुअल पे क्या है, स्लैब वाइज टैक्स रेट लगता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है, 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स लगता है, और अगर 10 लाख से ज्यादा इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा। राइट, फर्म के केस में क्या होगा, फर्म और LLP के केस में फ्लैट 30%। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का 30% टैक्स, अगर 1 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 30 पैसा गवर्नमेंट ले जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ द पर्सन, पार्ट 2, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ अ इंडिविजुअल। सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है, 2 या उससे ज्यादा बंदे कोई ज्वाइंट ऑब्जेक्ट या फिर ज्वाइंट एंटरप्राइज रन करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो उसे एसोसिएशन या पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माना जाएगा। सेम फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेम फॉर एग्जांपल हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है। ठीक है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सभी बंदे एकजुट होकर रहते हैं, और जो भी मेंटेनेंस आता है, लाइट, म्यूनिसिपल टैक्स एट एक्स्ट्रा, ठीक है, पानी का बिल, गैस बिल, जो भी आता है वो सब डिवाइड कर देते हैं। तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, वो बिजनेस करने के लिए भी हो सकता है और बिजनेस नहीं करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, सो एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म। राइट, अंडरस्टैंड? An AOP can have a firm, company, association and individual at its member.
सो एओपी में क्या हो सकता है, दो फर्म मिलके भी एओपी बना सकती है, क्योंकि एओपी का मतलब क्या है, कोई भी जॉइंट एंटरप्राइज क्रिएट करना या फिर जॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इकट्ठा होना, और उसके बाद जैसे ही वो जॉइंट ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है एओपी डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या हो सकता है, नॉन इंडिविजुअल, सेम फॉर एग्जांपल फर्म, कंपनी, एलएलपी, they cannot become the member of the body of individual. Body of individual itself did that only individual can be the member of body of individual. Understand difference between AOP and BOI? Yes, sir. Okay. Next one is the local authority. Local authority का कोई एग्जांपल देगा? सर लोकल अथॉरिटी जैसे वो क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल वाले आते हैं और वो जो टैक्सेस होते हैं उनके, जो उनको हम लोग पे करते हैं उनको। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट? यस सर। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द लोकल अथॉरिटी। सो इनकम टैक्स में लोकल अथॉरिटी को भी पर्सन माना गया है, और लोकल अथॉरिटी जो भी इनकम अर्न करेगी उस पे भी उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। सो लोकल अथॉरिटी में क्या आता है, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट, ट्रस्ट एट एक्स्ट्रा। The authority responsible for a local area administration are called as a local authority, right? Artificial judicial person. So artificial judicial person में क्या आता है, सेम फॉर एग्जांपल हमारे देश में पार्लियामेंट में कोई कॉर्पोरेशन बनाया, ठीक है। सो वह कॉर्पोरेशन ना तो कंपनी है, ना तो पार्टनरशिप फर्म है, ना तो एलएलपी है, तो वह एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया। तो ऐसे कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो उसे इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सेम फॉर एग्जांपल अगर आप जो भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हो, गुजरात यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी एट एक्स्ट्रा, तो वह यूनिवर्सिटी को भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? जी सर। So this is all about the definition of the person. So up till now anybody has any doubt? Definition of person में क्या क्या आता है? ऐसा, can you answer me? Yes, sir. Definition of person? Sir, it is in the section 2 subsection 31 of Income Tax Act. Yes. It includes individual, firm, company, HUF, local authority, and artificial judicial person, association of persons, or body of individuals. Good, good, good. Kunal, can you answer me? What is the meaning of the HUF? Kunal, are you there? Yes, sir. Mic was off. Actually, sir, HUF is a Hindu undivided family where a main person of the family is a karta and member of families are co-partners. I forgot the word, sir. Sorry. Co-partner. Co-partners. Okay. So, in a Hindu undivided family, HUF, there is a main person who is called Karta and other members of family are called co-partners. और And HUF में मेंबर में कौन कौन से it's आते हैं, include- लोग आते हैं? female and kids and other male persons of family. HUF में क्या आता है, कर्ता, कर्ता के जो भी सन होते हैं, ठीक है, सन के सन भी उसके HUF में आते हैं, कर्ता की वाइफ आती है, और अनमैरिड डॉटर, अगर डॉटर का मैरिज हो गया है तो वह HUF का पार्ट नहीं होगी, ठीक है, राइट? Okay. Okay. Next one is the Pragnesh. What is the difference between LLP and a firm? Pragnesh, can you hear me? LLP or firm? Yes.
LLP is a partnership firm. Difference between LLP and a partnership firm. LLP is governed by the LLP Act 2008, right? Under the Okay, sir. LLP, liability of a partner is limited. ठीक है, उसका नाम ही है LLP, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, और फर्म के केस में क्या होता है, इट इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, और फर्म के केस में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. ठीक है, Unlimited होती है. ओके. सो अब कोई बताएगा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? Partnership is created by two or more person, acted by all or any of others. मतलब उसमें sleeping partners भी हो सकते हैं, और governed by partnership act and created by individuals or firms. ठीक है, आपको कैसा याद रखना है? अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो आपको, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट? अगर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो फ्रेंड्स है, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स बिजनेस करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वो क्या करते हैं? एग्रीमेंट. ठीक है, दोनों एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई हम दोनों इसमें कैपिटल लगाएंगे 50,000, ठीक है, और वॉट एवर में भी. ठीक है, दोनों कैपिटल लगा के बिजनेस करेंगे. जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो हम शेयर कर देंगे 50%, 50%. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म, राइट? Understand? So जी सर. partnership is created by two or more person under an agreement. ठीक है, the profit of which is shared by one or all of the person in the respective ratio as defined under the partnership agreement. ठीक है, तो पार्टनरशिप में स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं और एक्टिव पार्टनर भी हो सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो हम यहाँ तक रखते हैं आज के लिए. ठीक है, जी सर. ओके सर. ओके. समीर सर, आर यू देयर? Yes, sir, I am there. ओके, Just enjoying your lectures. ओके. यस सर, पहली बार कोई इतना अच्छा इनकम टैक्स मतलब पढ़ाया है कि थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा लगा. मतलब ओके, थैंक यू मुस्कान जी, थैंक यू. थैंक यू सर. Now I need a honest feedback from you all. Starting from ladies first. एक लेडीज ने तो बोल दिया है, अच्छी बात है. ऐसा सर एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, मतलब समझ में आराम से आ रहा है. तो उबासी क्यों खा रहे थे? सर उबासी नहीं ले रही थी, खांसी आ रहा था. ठीक है. कृणाल, now junior person of the class. Sir, it was good, sir. ખેલાવૈયા સાહેબ, you are attending a second lecture, second and third advice છે, મને ખ્યાલ revision છે તારા માટે આ. Yes, sir, પહેલો lecture તમે લીધો તો યાદ છે. Now talking about Pragnesh bhai. Unmute कीजिए सर, unmute कीजिए आप. हाँ सर, अभी अच्छा चल रहा है, शुरुआत अच्छी है मेरे लिए. शुरुआत अच्छी है साहब. साहब, the race which begins in a positive manner always ends in a positive manner. Don't worry about that. Starting अच्छी होनी चाहिए. First impression always the last impression. यस यस, Okay. राइट समीर. मयंक जी, हाँ जी, कैसा लगा सर? बढ़िया सर. फर्स्ट टाइम ही है सर ये तो मेरा. अच्छा सर. सर आपके जो एग्जांपल थे उस समय वो फ्रॉड वाली बात के बहुत सही थे. तो कोई बिजनेसमैन ही वो सब बातें कर सकता है, या एक ऑडिटर कर सकता है, और कोई नहीं कर पाएगा. मेरे साथ बीत रहा है सर, इसलिए तो पता है. सर ये कहा ना मैंने, या तो बिजनेसमैन कर सकता है, या ऑडिटर कर सकता है. यानी वो विरल थोड़ा पता है, मुझे पता है कि ये चीज आप बोल रहे हो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो सकता है ये चीजें, एंड दैट्स अ ट्रू थिंग. सर बढ़िया है ना, तो इसलिए सब सोचना पड़ता है सर. सर कुछ नहीं, हम लोग बैठे सॉल्यूशन के लिए, कुछ भी कभी यू कैन शेयर विद अस, हम लोग सॉल्यूशन आके देंगे उसका भी. डोंट वरी अबाउट दैट. Yes, even ठीक, you ठीक है can सर. also ask me the question in our group. I will always available for your answer. मैं यही कह रहा हूँ, सबके सब फैकल्टी हमेशा अवेलेबल है, उसकी चिंता मत करना आप लोग. ठीक है. होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. सर इट इज रियली अ नाइस सेशन. बहुत दिन बाद हम लोग साथ में किसी फैकल्टी से मिला, आपको बहुत अच्छा लगा सर.
Okay, anything else to discuss? Then we can. कैसे ही अहमदाबाद में कर्फ्यू लग चुका है, मैं आपके सेशन का ही इंतजार करता है कि खत्म हो तो मैं निकलूं, ऐसा अभी तक मैं ऑफिस में ही हूँ. Samir sir, you are violating the law. Sir, it's okay, sir. Rules are meant to be broken, but legally, not Yes, illegally. Right. That's the thing. Okay, friends. Okay. You all are awesome. Okay, And sir, really, thank you. thanks a lot to Pragnesh bhai, Mayank ji, Krunal, Muskan ji, Esa, and special thanks to Viral sir for giving such a input of the subject to all the students. Thanks a lot. Okay, thank you very much. Good Thank night, you, sir. everyone. Good night, all. So, Yeah, I- good night, sir. Good night. Good night, Okay, sir. sir. Thank you. Thank you. Yeah, Bye. bye. Good night. Sir, we can leave. yes, you can leave. Okay, thank you.